नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बिजली संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है। सूरतगढ़ की दोनों थर्मल इकाइयों में बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। सूरतगढ़ से केवल 125 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा है, जिसकी वजह से बिजली का संकट गहराता जा रहा है। कई इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है। घोषित की अगर बात कर ली जाए तो वो 1 से 7 घंटे तक घोषित है। अघोषित का आप अंदाजा लगा सकते हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर कि आखिर क्या वजह है कि बिजली संकट इस तरीके से गहराता जा रहा है। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी से राखी राठौड़ जी। राखी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और साथ ही कांग्रेस से राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। राजेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। क्या कारण है कि यह स्थिति बन गई है, बिजली का संकट गहराता जा रहा है? देखिए अभिषेक जी, जहां तक बिजली के संकट की बात है तो ये संकट राष्ट्रव्यापी संकट है। करीब करीब पूरे देश के सभी बड़े राज्यों में ये बिजली का संकट है, जहां पे डिमांड ज्यादा है। और खासकर राजस्थान में ये इसलिए ज्यादा दृष्टिगोचर है क्योंकि अप्रैल के महीने में इस बार बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। 46-47 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है और हमारी जो नेचुरल जो डिमांड होती है इस महीने के अंदर, उससे वो 35 से 38% तक ज्यादा है। तो यहाँ पर जो डिमांड और जो सप्लाई का जो गैप है उसके अंदर बड़ा अंतर हो गया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए जो ईंधन की जरूरत होती है वो कोयला, और वो कोयला केंद्र सरकार के कोल इंडिया से या जो निजी कोल ब्लॉक्स हैं वहां से आता है। तो कोयले का मेरे ख्याल से वैसे संकट होना नहीं चाहिए, लेकिन ये अघोषित संकट या प्रायोजित संकट है, जिसकी वजह से सभी राज्यों के अंदर कोयले का संकट है। और सभी राज्यों में करीब करीब 16 बड़े राज्यों में मतलब बिजली का संकट है, कोल का संकट है। और अभी आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार मतलब विदेशों से कोयला आयात करने की भी सोच रही है। तो अब केंद्र सरकार अब जागी है, जबकि कोयला आयात हमेशा से होता रहा है इस देश के अंदर, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे इंडोनेशिया से हो, सारे कोयला। और अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले के भाव बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर कि आपको ये देखना पड़ेगा कि सरकार की ये बद इंतजामी है या जो गलत नीतियां हैं जो कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए या राज्यों का नुकसान करने के लिए, उससे बड़ी। और जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, कोयले की अगर बात मैं आपसे समझूं राजेंद्र जी, तो कोयले की वर्तमान स्थिति राजस्थान की क्या है? मिलती है तो यहाँ ये राजेंद्र जी, तो कोयले को लेकर के राजस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है? हमारे अपने ब्लॉक से जिनसे हम निकाल सकते हैं राजेंद्र जी, हमारे छत्तीसगढ़ में राजेंद्र जी, कोयले को लेकर के वर्तमान स्थिति राजस्थान की क्या है? क्योंकि अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं कि 4 दिन का बचा है, 10 दिन का बचा है, तो वो स्थिति अगर आप स्पष्ट कर पाए। नहीं, ये देखिए, खबरों की पुष्टि के लिए तो आपको उत्पादन निगम के अधिकारियों से ही बात करनी पड़ेगी कि कोयला कितना है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से केंद्र सरकार से जो कोल इंडिया से जो कोयला राज्यों को मिलना चाहिए वो समय पर नहीं मिल रहा है। और कहां पे रुका हुआ है इसके बारे में तो केंद्र सरकार ही बेहतर तरीके से बता सकती है। राज्य से जितने 25 सांसद जीते हुए वो राज्य के हित की बात नहीं करते हैं। केंद्र सरकार से, कोयला मंत्री से या आपके रेलवे मिनिस्टर से बात नहीं करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा रैक लगवा कर हमारे कोयले की आपूर्ति की जाए। तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा बद इंतजामी है केंद्र सरकार के स्तर पर, चाहे परिवहन की बात हो, चाहे कोल एक्सप्लोरेशन की बात हो। आपको पता होगा कि कोल इंडिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोल क्षेत्र का उपक्रम है। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोयले के अंदर कोल इंडिया को जाना जाता है। लेकिन विगत 8 वर्षों में कोल इंडिया का उत्पादन ड्रास्टिकली घटा है। इसके पीछे आप सोच सकते हैं कि सरकार की मंशा, केंद्र सरकार की मंशा क्या है। राखी जी, राजस्थान में बिजली संकट है, इसको देश के परिप्रेक्ष्य में ले गए राजेंद्र जी, और सारा ठीकरा आप पे फूटा है। देखिए अभिषेक जी, पुरानी आदत है कांग्रेस के लोगों की कि जो अपनी जिम्मेदारी है उससे हट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को लिए इसके लिए दोषी करना। और मैं आपको बिंदुवार पूरा बताती हूं कि किस तरह से राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार की मिसमैनेजमेंट का ये नतीजा रहा कि इतनी भीषण गर्मी के अंदर भी हम लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं।
खैर पढ़ के नहीं आए राजेंद्र जी, आज ही उनके मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि इनके पास 4 दिन का कोयला बाकी है। और लगातार आप पूरा स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे मंत्री जी का, वो साफ साफ कह रहे हैं कि 1 महीना और रहेगा बिजली संकट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितना अनुबंध था उतना कोयला लगातार हमें मिल रहा है। मैं तो राजेंद्र जी से पूछना चाहती हूं कि जो आपने एग्रीमेंट किया उसके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जबकि राजस्थान सरकार उनको पूरा पेमेंट नहीं हुआ, बहुत बड़ा अमाउंट पेंडिंग है, तो भी कोल इंडिया की तरफ से लगातार जो सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो पूरा कोयला दिया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि हमारे जो यहाँ के ऊर्जा मंत्री हैं, वो मंत्री तो ना जाने कैसे हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 1 महीने का वो नाम ले रहे हैं कि 1 महीना बिजली संकट रहेगा और उसके बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो हमें भी मालूम है कि प्री मानसून जो है वो स्टार्ट हो जाएगी बारिश, और उसके बाद रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। हमें जरूरत अभिषेक जी अभी थी, राजस्थान की जनता को अभी जरूरत थी। अगले 4 दिन के लिए लगातार लू का अलर्ट है, रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन उन्होंने कह दिया, लाचारी कर दी कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से 1 महीना जैसा भी है उसको निकालिए। तो सबसे बड़ी बात तो देखिए, राजस्थान की जब ये बाकी स्टेट्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तो अभिषेक जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान सौर ऊर्जा में और पवन ऊर्जा में हमेशा से अग्रणी रहा है। अगर उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें तो इस तरह से कोयले पे हमारी डिपेंडेंस जो वो कम हो जाएगी। लगातार ऐसा हुआ कि 2019 के अंदर भी ये एक्सचेंज से 12 रुपए में बिजली खरीदने को तैयार हैं, लेकिन 2.25 रुपयों के अंदर अगर इनके जो 125 यहां पे यूनिट लगी हुई थी जो कि सौर और पवन ऊर्जा की थी, उनको उसका कॉन्ट्रैक्ट उसने कंटिन्यू नहीं किया और ना ही नया कॉन्ट्रैक्ट किया। सोलर पॉलिसी क्या है, सोलर एनर्जी पॉलिसी क्या है, ये राजेंद्र जी बताएं यहां पे अपन राजस्थान को कि हमने ऑल्टरनेट रिसोर्सेज का क्या किया। वो तो हम पूछेंगे उनसे, लेकिन एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या कोयले की समस्या नहीं है? देखिए, पूरा देश के अंदर ये प्रॉब्लम है और आप जानते हैं कि विश्व में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से ये समस्या है। लेकिन इन पर्टिकुलर हम राजस्थान की बात करें तो जो अनुबंध राजस्थान के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ था, उतना कोयला लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर प्रोवाइड कर रही है, उससे ज्यादा ही प्रोवाइड कर रही है, उससे कम प्रोवाइड नहीं कर रही है। प्रॉब्लम क्या है, छत्तीसगढ़ की क्लियरेंस आप जानते हैं अक्टूबर के अंदर आ गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सोनिया गांधी जी को लेटर भी लिख दिया, खुद भी वहां पर जाकर आ गए। लेकिन इनका जो दोनों प्रदेशों में कांग्रेस सरकार है, इनकी आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी थी या तत्परता दिखाई नहीं, या सीरियसनेस, हम चाहते नहीं कि जनता को रिलीफ ले। आप ये बताइए, अभी राजेंद्र जी कह रहे थे कि हमारी 35% 34% रिक्वायरमेंट बढ़ गई। मैं बताना चाहूंगी आपको कि पिछली बार तो कोरोना था, उसमें तो वैसे ही बहुत कम अपनी जो कंजम्पशन था उससे अगर कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली एक बड़ा परसेंटेज आएगा। जब आर्थिक गतिविधियां चालू हो गई, उद्योग धंधे चालू हो गए, तो वहां निश्चित तौर पर यह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यही प्लानिंग कहलाती है सरकार की। सरकार पहले से प्लान करे कि क्या होगा और उसकी तैयारी करे। ये तैयारी हमने करी नहीं। ठीक है राजेंद्र जी, एक बात तो यह है कि क्या उस लेवल पे तैयारी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान में गर्मी पड़ेगी, अप्रैल का महीना हो, मई का महीना हो, गर्मी पड़ेगी। पारा हो सकता है 45 से नीचे रहे या 45 से पार जाए, उसी आसपास होगी। डिमांड तो बढ़ेगी, ये हर कोई जान रहा था। अभिषेक जी, जहां तक मतलब ये इन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का बकाया है, तो इनको बताना चाहिए। पहले भी कोल इंडिया के जो चेयरमैन थे उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था। उसके बाद में जो उस वक्त के तत्कालीन हमारे ऊर्जा मंत्री थे उन्होंने आके बाकायदा कहा था और उसके बाद में वो बोले नहीं थे। तो ये गलत बयानी नहीं करनी चाहिए कि कोल के कोई भी बकाया, पुराने सारे चुकते किए हुए हैं। अब मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि क्या कोई बता सकता है कि इस देश का कोयला मंत्री कौन है? कोयला मंत्री अपनी जिम्मेदारी क्या निभा रहा है? कोयला मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, नहीं ये तो हमारी समृद्धि बढ़ने की वजह से बिजली की मांग बढ़ी है। अरे भाई, आप अपना कोल एक्सप्लोरेशन टाइम पे कर नहीं पा रहे और आप विदेशों से कोयला आयात नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम कुछ हद तक इंटरनेशनल मार्केट से जो कोयले को इंपोर्ट करके उसको हमारे कोयले के साथ मिलाते हैं, करीबन 10% की मिक्सिंग होती है। पिछले 2 सालों से इंडोनेशिया से कोयला आया नहीं, तो आज ये बता रहे हैं जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़े, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस कोयले में किसका मुंह काला होगा। आप देखना, इस बात के लिए मैं बता रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट से जब इंपोर्ट करेंगे तो ये अपने लोगों को फायदा पहुंचाएंगे और इसकी वजह से इन्होंने कोयले का संकट इस देश के अंदर पैदा किया है। अब रेलवे का मैं बता दूं, रेलवे ने करीबन आपके कितने तो मतलब फेरे बंद कर दिए यात्री गाड़ियों के, और उसके बाद में अरे रेलवे की क्या तैयारी है आप बताइए ना। रेलवे अगर टैक्स लगा देता टाइम पे, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि डिमांड बढ़ी है, तो आप बताइए ना, अनुबंध से अधिक डिमांड हुई है, तो केंद्र सरकार को कोयला देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? केंद्र सरकार कोयले का उत्पादन, राजेंद्र जी वो तो ठीक है, एक और चीज है जो कुछ दिनों पहले देना चाहिए।
केंद्र सरकार राजेंद्र जी, कुछ दिनों पहले जो रायपुर में मुलाकात हुई थी छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, राजेंद्र जी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच मुलाकात हुई थी, कोल ब्लॉक को लेकर के बात हुई थी, उसका क्या हुआ? कोयले का आपूर्ति कम कर रही है और दूसरे क्षेत्रों में कोयले की आपूर्ति करती है। राजेंद्र जी, मार्केट से जो कोयला आयात करना, राजेंद्र जी, जो मुलाकात हुई थी नहीं है, तो सरकार ने खुद ने किल्लत पैदा की है, केंद्र सरकार ने, और केंद्र ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है, लेकिन एक चीज आप जरा अगर ये क्लियर करें, ना तो कोई है, वो पूरी तरीके से ना तो कोयला मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार है और ना ही आपके रेलवे मंत्री लेने को तैयार है। राजेंद्र जी, कोयले के परिवहन के लिए रेलवे को, राजेंद्र जी, एक कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई थी, कोयले को लेकर के बात हुई थी, बात यह हुई कि वहां से कोयला जो है अब फिर से आना शुरू हो गया है, अब स्थिति सुधर गई, उसका क्या हुआ? वही तो मैं बता रहा हूं ना, छत्तीसगढ़ में राजस्थान को 3 कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं। एक ब्लॉक से हम कोयला अधिकतम निकाल चुके हैं, दूसरे ब्लॉक से एक्सप्लोरेशन चल रहा है और तीसरे ब्लॉक के अंदर वहां पर जो स्थितियां हैं वो मतलब वहां पे एक्सप्लोरेशन की शुरुआत है। अब आप इस चीज को देखिए, उसके अलावा भी 3 ब्लॉक के अलावा राज्यों को सिर्फ वहीं से कोयला नहीं आता, राज्यों को कोल इंडिया से भी आता है, एनटीपीसी को कोल इंडिया से आता है, प्राइवेट ब्लॉक से भी आता है। लेकिन आप इस चीज को देखिए ना, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले का भाव बढ़ना और कोयले का संकट आना, इनके बीच में कोई आपस में संबंध है या नहीं है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत होगी, क्योंकि ये लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा कराने के लिए इस तरह के का किल्लत पैदा करते हैं, जिससे इनके मित्रों का फायदा यानी हो। ये जो बिजली संकट और कोयला संकट है वो केंद्र सरकार ने पैदा की है, यानी बिजली संकट और ये कोयला संकट केंद्र सरकार ने पैदा की है। जब देश के अंदर कोयले का संकट नहीं है, इन्होंने राकेश जी लीजिए, आपने खुद ये संकट पैदा की है देश के लिए। अभिषेक जी, जैसे जिसकी मानसिकता होती है ना वैसा ही स्टेटमेंट देते हैं। और आप अगर राजेंद्र जी का पुराना स्टेटमेंट, अभी जो उन्होंने पहला पॉइंट बोला और अभी जो बोला, आप अगर देखें वो कॉपी पेस्ट है, उनको बोलने के लिए कुछ और है ही नहीं। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही कि सबसे पहली बात जो ये कही कि हमारा जो अनुबंध था वो कितने का था। सबसे पहली बात तो राजेंद्र जी, आप ये देखिए बीच में बोलना, अभिषेक जी इनकी आदत है ये, राजेंद्र जी को आता जाता कुछ नहीं है, ये बीच में जरूर बोलते हैं। लेकिन आपने जब बोला, आपने कॉपी पेस्ट किया, हमने दोबारा भी सुनी आपकी बात, आपने कॉपी पेस्ट किया, हमने दोबारा भी बात सुनी, लेकिन आप फिर वही बात वापस बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं? अभिषेक जी ये व्यवस्था कीजिए, ये गलत तरीका, ये बोल रहे थे, ये उन्होंने वापस वही बात रिपीट की, लेकिन मैं राजेंद्र जी, लेकिन अगर ये बीच में इनको म्यूट कीजिए एक बार, ये कोई गलत तरीका, इस तरह से डिबेट नहीं कर सकते। राजेंद्र जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, बोलिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये कह रहे थे कि राजस्थान के ऊपर कितने का बकाया है। मैं पढ़ के आती हूँ और सारे डॉक्यूमेंट लेकर आती हूँ अभिषेक जी। राजेंद्र जी कितने अच्छे तरीके से बात चल रही थी, एक एक करके अपनी बात बोलिए। राकेश 1 मई का आपको रिकॉर्ड बता रही हूँ कि राजस्थान सरकार के ऊपर कोल इंडिया का कितना बकाया है। मैं इनका भी शायद ज्ञानवर्धन हो जाएगा। इसके अंदर जो मुख्य हमारे जो राज्य हैं वो तमिलनाडु हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और राजस्थान का 11,500 करोड़ रुपए अभी बाकी है जो कि कोल इंडिया को देना है, पहली बात। लेकिन फिर भी देखिए ये अमाउंट की बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो अनुबंध राजस्थान सरकार से हुआ है उतना पूरा अमाउंट यहां पर आए। और राजेंद्र जी बताएं मुझे, मैं बता रही हूं ना, 18,000 टन पर डे यहां पर कोल सप्लाई राजस्थान सरकार का अनुबंध है और उतना ही कोल सप्लाई लगातार यहां पर अवेलेबिलिटी हो रही है, पहली चीज। दूसरा देखिए, लगातार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप देखिए सोलर ऊर्जा की बात करते हैं अभिषेक जी, इन्होंने 60 पैसा पर यूनिट सोलर चार्जेस एक्स्ट्रा लगा दिए। हम तो चाह रहे हैं कि हम अलग से मोटिवेट करें, लोगों को आगे बढ़ाएं कि आप सोलर यूनिट्स लगाइए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो सोलर यूनिट्स थी उनके ऊपर 60 पैसा प्रति यूनिट इलेक्ट्रिकल ड्यूटी लगा करके उनको और हतोत्साहित किया है। जरूरत इस बात की, और मैं तो लगातार इनसे ये पूछती हूं कि आप बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कुसुम योजना, कई तरह की योजनाएं चालू कर रखी हैं, आपकी गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या काम किया है? उल्टा इन्होंने पुराने प्लांट्स को बंद करके नया काम, और महंगी बिजली की जो ये बात कर रहे हैं ना, सबसे महंगी बिजली अगर कहीं है तो वो राजस्थान में है। सबसे महंगी बिजली अगर कहीं खरीद होती है तो वो राजस्थान में होती है, क्योंकि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और एक बात और अभिषेक जी ये कोई तरीका है? ये लगातार बीच में बोलेंगे तो ठीक है, मैं भी लगातार बीच में बोलूंगी, ये व्यवस्था कराइए कि ये बीच में नहीं बोलेंगे। राजेंद्र जी आपकी बारी आएगी, आप बोल देखिए, जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रही थी, आप अब वो बोल रही है तो सुन लीजिए ना। बिजली संकट है तो उसके ऊपर हाँ, सुन लीजिए। देखिए सुनने की क्षमता रखिए।
आप जो है बिजली सरकार के सस्ती रूप है, में बिजली के अटल अंदर सब्सिडी फेलियर है मिलती है, सरकार तो का बताओ। कि वो इस समय जब क्राइसिस थी, गर्मियों में सबसे ज्यादा जरूरत थी हमें बिजली की, तब सरकार हमें वो बिजली प्रोडक्शन जो है वो पूरा करके नहीं दे पाई। इनके बहुत सारी यूनिट्स बंद थी। किस लिए बंद थी? क्योंकि हमें मेंटेनेंस करनी थी, और वो मेंटेनेंस पता नहीं क्यों नहीं इन्होंने प्रॉपर करके इंतजाम किया। देखिए, दूसरी बात ये कि लगातार ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ से ले आएंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्यों लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कहीं भी बात होती तो आज के जो ऊर्जा मंत्री जी का स्टेटमेंट था उसमें लगातार वो ये बात कहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरेंस नहीं दी। उन्होंने तो कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 ब्लॉक का आवंटन हुआ है, 3 से 1 से वो निकाल चुके हैं, दूसरे और तीसरे में चल रहा है, उसके अलावा भी कोयले की जरूरत होती है। सर देखिए, वो सारा कोयला वहां से आ रहा है। अभी जो कटौती यहां पर हो रही है वो 10 से 15% के बीच की कटौती हो रही है। जो प्रोडक्शन आपका है, अभी आपके टीवी चैनल पे दिखा रहे थे कि लगभग 10,000 मेगावाट का तो कंजम्पशन अपना प्रोडक्शन है और 13,000 मेगावाट का प्रोडक्शन है, तो कंजम्पशन है, सॉरी। तो प्रॉब्लम क्या है, ये डिफरेंस आ रहा है, ये 3,000 मेगावाट का आ रहा है, और ये डिफरेंस अगर हम मैनेज करते सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, तो ये मैच भी हो जाता। और अभी जो कंजम्पशन है वो मैक्सिमम है। इससे ज्यादा कंजम्पशन कभी भी राजस्थान के अंदर नहीं होता, क्योंकि गर्मी अपनी पीक पर है। लेकिन ये मिसमैनेजमेंट का तरीका है कि आप ये देखिए ना, हम इतना जो 3,000 मेगावाट का डिफरेंस है, क्या उसको सोलर पावर प्लांट के माध्यम से कवर नहीं कर सकते थे? हम कर सकते थे अगर हम लोग मैनेज करते। बात सही है, सोलर को लेकर के बहुत सारी बातें बहुत बार हुई हैं राजेंद्र जी। सोलर को लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं। आप देखिए, अगर मेगावाट को छोड़कर के अगर यूनिट्स में जाएं, 27 करोड़ यूनिट प्रदेश में है, लगभग 32.5 करोड़ यूनिट की जरूरत है। तो वो जो 5.5 करोड़ यूनिट है वो सौर से भी लाया जा सकता था अगर प्रयास किए जाते उस दिशा में। तो जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, उन एरियाज में कहा भी जा रहा था कि प्लांट हम लगाएंगे। अभिषेक जी, आपको अगर सोलर और विंड का थोड़ा अंदाजा होगा तो आप उसको थर्मल के साथ शायद कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पावर की जो एफिशिएंसी होती है वो उनकी करीबन 1/3 के आसपास होती है। तो जितनी मेगावाट सोलर की प्रोडक्शन दिखती है, उतनी मेगावाट वो 24 आवर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होती है। तो ये फर्क हमें बेसिकली समझना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2021 के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर कर्नाटक को पछाड़कर सबसे पहले नंबर पर सोलर प्रोडक्शन में आया। तो हमारी नीति पे सवाल उठाने से पहले हमारे 1 नंबर होने के ऊपर उनको कभी सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि राजस्थान नंबर 1 है सोलर में। और विंड के अंदर आपको पता है अभी विगत 10-15 दिनों से थोड़ा दिक्कत थी, हवाओं की स्थिति की वजह से सारे के सारे हमारे जो प्रोडक्शन थे धीमे हो गए थे। अब वापस वो सुचारू हो गए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मार्च 2021 के अंदर नेशनल एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर जो बिजली के भाव थे, आप सोचिए उस भाव से आज मार्च 2022 में जो नेशनल एनर्जी एक्सचेंज पे जो भाव है वो दुगने हैं, और अगले साल वो और दुगने होने वाले हैं। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि थर्मल के अंदर 5 से 6 रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, तो 12 रुपए की कॉस्ट कैसे लग सकती है? आप सोचिए इसके अंदर कितना बड़ा मुनाफा नेशनल एनर्जी एक्सचेंज पे केंद्र सरकार की पे लोग ठीक है राजेंद्र जी, अब 1 सेकंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूं। थर्मल की पावर कॉस्ट जो आती है करीबन 5 से 6 रुपया आती है, उसको 12 रुपए में नेशनल एनर्जी। ठीक है राजेंद्र जी, 1 सेकंड के लिए मैं अब आपको रोक रहा हूं। 1 सेकंड के लिए राजेंद्र जी मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ डीपी चिरानिया जी जुड़ गए हैं, जो कि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं बिजली विभाग के। डीपी चिरानिया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। चिरानिया साहब, अभी जो स्थिति है बिजली संकट को लेकर के प्रदेश की, उसके बारे में सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि परेशानी क्या है? परेशानी तो एक ही है साहब, बिजली उपलब्ध कम है और डिमांड ज्यादा है। उपलब्ध कम क्यों है, उसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों के ऊपर जाते हैं तो जितने भी कारण है, कोई शॉर्ट टर्म कारण तो है नहीं कि कल के कारण था आज शॉर्टेज हो गई। जो भी कारण है लॉन्ग टर्म कारण है। अब लॉन्ग टर्म कारण का सॉल्यूशन तो आज एक दिन में होने से रहा, और जो आज की स्थिति है उसको भुगतना ही पड़ेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक कि अवेलेबिलिटी नहीं बढ़े। अवेलेबिलिटी के लिए पैसा भी चाहिए, पैसा इनके पास है नहीं, और जितना पैसा इनको लेना चाहिए वो ले नहीं रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए का पैसा कम्युनिकेशन
जो केबल जो इनकी लाइनों पे डली हुई है उनका पड़ा हुआ है, पर नहीं ले रहे हैं। ये पूरी हठधर्मी है इनकी कि हम पैसा नहीं लेंगे। तो पैसा नहीं लोगे तो आपको बिजली आएगी कहाँ से, आपको देगा कौन? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जब तक कि ये पूरे एक्सपोज नहीं होवे कि भाई इनका जो पैसा जो आ रहा है वो नहीं ले नहीं रहे, और जानबूझ के नहीं ले रहे हैं, किसी दबाव में नहीं ले रहे हैं पूरा। पर ये अरबों रुपए, मतलब पुराना पैसा देखें तो करीब 30 से 40 हजार करोड़ रुपए बकाया मिलते हैं। और इनके पास में असेसमेंट कितना है? 22.32। और इनको पूरे डेटा सब देख के बात करते हैं। इनके चीफ मिनिस्टर को भी डेटा उपलब्ध कराए, ऊर्जा मिनिस्टर को भी कराए, एमडी को भी कराए, रेगुलेटर को भी कराए, किसी के पास कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। अब किसका दबाव है? अब तो चिरानिया साहब, इसका समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि लोग जो हैं वो इस गर्मी में परेशान हैं, उन्हें बिजली चाहिए। तो जब भी निकलेगा, देखिए कि अब इनको कटघरे में कौन खड़ा करेगा? इनसे पूछो ना कि ये पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं, कौन बताएगा? इनमें है कोई बताने वाला? दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। प्रश्न उठा रहे हैं, कितने दफे पहले भी उठा चुके हैं, कई टीवी चैनल पे उठा चुके हैं। ये बता देवे कि जो केबल जो इनकी लाइनों पे डली हुई है और जो इसका किराया 2000 राजेंद्र जी आते थे वो दुगने हो गए और अगले साल और दुगने होंगे, उसमें भी तो बोलिए कुछ। क्या है ये तरीका? एक राजेंद्र जी, क्या है ये हड़बड़ाहट? मैं ये कह रहा हूँ नेशनल एनर्जी एक्सचेंज पे भी तो पूछिए उनसे। अरे वो पूछने वाले वहाँ एंकर बैठे हैं ना सर, आप अपना काम कर लेते, जनता राजेंद्र जी उनसे, वो राखी जी से नेशनल के लिए मैं पूछ लूंगा। अभी राजस्थान के लिए चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान के लिए आप ऑब्वियसली राजस्थान के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो राजस्थान के लिए तो आप ही से सवाल पूछूंगा। अभिषेक जी राजस्थान के लिए कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नेशनल एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर जो, अरे अभिषेक जी हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे। हम यहाँ पे अधिकारी को 3 महीने से ऊपर टिकने नहीं देंगे। आप पूछिए इनसे कि डिस्कॉम के अंदर जो टॉप मोस्ट लेवल के अधिकारी हैं उनका पूरा कार्यकाल कितने महीने का एवरेज? 5 महीने का। 5 महीने से ऊपर अधिकारी को टिकने नहीं देते हम, और इसीलिए क्या हो रहा है, कोई पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं, हम कोई काम नहीं कर पा रहे। आरोप प्रत्यारोप से इतर जाकर के समझने की जरूरत यह है कि समस्या का हल क्या निकलेगा। चिरानिया साहब ने बात बिल्कुल सही कही कि ये आज की पैदा की हुई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आज अचानक से समस्या पैदा हो गई है, लॉन्ग टर्म है और इसका रिजल्ट भी लॉन्ग। दीजिए सब्सिडी, आप सब्सिडी दीजिए, हम लगाएंगे अपने घरों के ऊपर। हमारे पास आता है 365 दिन में से 340 दिन सनी डेज होते हैं राजस्थान के अंदर। आप सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित कीजिए। आकर के अनाउंसमेंट तो बहुत किए थे सरकार ने, चाहे वो कर्ज माफी का हो, बेरोजगारी भत्ता हो, लेकिन उसी तरह से सोलर एनर्जी भी गई घट में। अगर आप सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित करेंगे तो सोल्यूशन इसका यही है अभिषेक जी, आप सब्सिडी दीजिए, घरों के ऊपर लगाइए। ये रूफटॉप के ऊपर जो हमारे सोलर पैनल्स हैं, बिल्डिंग्स की परमिशन तभी दीजिए जब वो सोलर पैनल करे। बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, बड़े बड़े जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वहां पर प्रोडक्शन अपने लेवल पर हो। वक्त इतना ही है, जरूरत है समाधान की। समाधान निकलना चाहिए, वो कैसे निकलेगा ये बेहद अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। नमस्कार।